हाय एवरीवन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें से अल्कली मेटल के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स देख रहे थे। तो अब इसके बाद जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। ये जो दो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल के अंतर्गत सोडियम और पोटासियम, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये एलिमेंट्स इतने डिटेल्ड में स्टडी किए जाते हैं, बेसिकली बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इन दो एलिमेंट्स का, सोडियम और पोटासियम का। तो देखते हैं हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को। तो बोला है कि यदि कोई व्यक्ति है और इसका वजन 70 kg है सपोज, तो इस 70 किलो के आदमी के बॉडी के अंदर बोल रहा है तकरीबन 90 ग्राम सोडियम होता है और 170 ग्राम पोटासियम होता है। 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटासियम। वहीं 5 ग्राम आयरन है तो 0.06 ग्राम कॉपर भी होता है। और ये फ्रीली नहीं रहते हैं, किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो एक टिपिकल 70 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसके बॉडी में 90 ग्राम सोडियम, 170 ग्राम पोटासियम, 5 ग्राम आयरन और 0.06 ग्राम कॉपर, मतलब सबसे ज़्यादा पोटासियम जो है उस बॉडी के अंदर होता है, फिर सोडियम और आयरन वगैरह। सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे आयरन हम लोग जानते हैं कि हेमोग्लोबिन में है, खून का रंग जो लाल होता है हेमोग्लोबिन के चलते, उस हेमोग्लोबिन में जो है आयरन होता है। तो उसी प्रकार से सोडियम और पोटासियम का क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग देखेंगे या जानेंगे। सबसे पहले ये जो सोडियम और पोटासियम हैं ये डायरेक्टली नहीं रहते हैं, बल्कि ये आयंस के फॉर्म में रहते हैं। तो यदि हम लोग बात करें सोडियम आयन की, तो इसका क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो नंबर 1, बोल रहा है कि मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें बेसिकली सोडियम आयंस ही होते हैं। इसके बाद इसका रोल है इम्पॉर्टेंट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। नर्व सिग्नल कहने का मतलब कि नर्वस सिस्टम से जो भी सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कहने का मतलब हुआ कि बॉडी में कहीं चोट लग गया, कहीं कट गया, तो दर्द का एहसास हम लोग को होता है कब, जब वह सिग्नल यहाँ पहुँचता है। तो इसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह सोडियम आयन, और साथ ही साथ हार्ट का वर्किंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हार्ट का फंक्शन में भी यह रोल प्ले करता है सोडियम आयन। क्या रोल प्ले करता है सब चीज़ आगे की बात है, लेकिन अभी एक बेसिक सा बात, क्या इसका मेन यूज है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम। कुछ इंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, भोजन वगैरह हम लोग करते हैं तो उस भोजन से कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स वगैरह मिलता है, और उस कार्बोहाइड्रेट या विटामिन को तोड़ करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम जो है करते हैं इंजाइम्स। तो वही इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है सोडियम आयन। मतलब सोडियम आयन उस इंजाइम को एक्टिव बनाता है ताकि वह इंजाइम अच्छे से फंक्शन करे, वर्क करे, ताकि हम लोग का मेटाबॉलिज्म जो है बने रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे। उसके बाद बोल रहा है कि regulates
द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक लिविंग सेल या लिविंग सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है वह कहलाता है सेल। और इस सेल जो होते हैं उस, मान लो कि यह सेल है तो इस सेल में छोटे छोटे मेम्ब्रेन होते हैं, ऐसे छिद्र होता है, होल। तो इसी होल से वाटर का फ्लो जो होता है अंदर बाहर, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह सोडियम आयन। तो लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो वाटर का फ्लो होता है उसको रेगुलेट करता है, मतलब एक रेगुलर वे में, एक नियमित रेट से जो है वाटर को फ्लो होने देता है, ना तो रेट को अचानक से बढ़ने देता है, ना ही रेट को अचानक से घटने देता है। उसके बाद बोल रहा है कि इन ट्रांसपोर्ट ऑफ sugars and amino acids into cells। सेल में शुगर और अमीनो एसिड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये शुगर अमीनो एसिड वगैरह क्या है सब पढ़ेंगे। अमीनो एसिड मतलब बेसिकली समझ लो प्रोटीन, और शुगर का मतलब बेसिकली समझ लो कार्बोहाइड्रेट। तो यह जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल में, यह भी सोडियम आयन के थ्रू होता है। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट रोल हो गए सोडियम का, नहीं, एक ब्लड प्लाज्मा मिलके बना हुआ है सोडियम से, नर्व सिग्नल को ट्रांसमिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्ट का फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वाटर का जो फ्लो होता है सेल मेम्ब्रेन से होकर के उसको रेगुलेट करता है, और लास्ट में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए भी यह उत्तरदायी है, मतलब उसको भी रेगुलेट करता है यह सोडियम आयन। तो ये सोडियम आयंस के इंपॉर्टेंस हुए। उसी प्रकार से पोटासियम आयन के भी कई इंपॉर्टेंस हैं बॉडी के अंदर। तो अब हम लोग बात करें पोटासियम आयन की। अच्छा, तो सबसे पहला इसका भी वही रोल है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ताकि वे अच्छे से फंक्शन कर सकें। क्या बताया कि जब हम लोग कोई भोजन करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो यह कार्बोहाइड्रेट टूट करके बॉडी को देता है ग्लूकोज, और यह ग्लूकोज जब टूटता है तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस ग्लूकोज का टूट करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, बीच में यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और इस ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करवाने के लिए पोटासियम आयन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब कोई भोजन किए हम लोग जिससे कार्बोहाइड्रेट मिला, तो कार्बोहाइड्रेट टूट करके जब ग्लूकोज में बदलता है, तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस लॉट ऑफ एनर्जी, और यह जो लॉट ऑफ एनर्जी मिलता है टूटने के बाद, तो यह तभी मिलेगा जब ग्लूकोज का ऐसे डिकम्पोजिशन होगा, और यह पॉसिबल तभी है जब पोटासियम आयन उस ऑक्सीडेशन को फास्ट करे या फिर उसमें इन्वॉल्व हो। तो यहाँ जब यह ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी तो मिलता ही है, लेकिन यह एनर्जी बोल रहा है कि एटीपी के रूप में मिलता है। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे पढ़ोगे क्लास 12th में इस सब के बारे में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके फॉर्म में जो है एनर्जी मिलता है बॉडी को, जिसमें पोटासियम आयन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बोल रहा है कि पोटासियम आयन प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका सोडियम पोटासियम पंप। क्या है सोडियम पोटासियम पंप, समझेंगे इसको हम लोग। तो सोडियम और पोटासियम आयन का अलग से इंपॉर्टेंस देख लिए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है
सोडियम पोटासियम पंप। क्या है सोडियम पोटासियम पंप, देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बायोलॉजी के लिए भी। तो नेक्स्ट, सोडियम पोटासियम पंप, या इसी को सोडियम पोटासियम ATPase बोला जाता है। क्या इसका मतलब है समझते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है और ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इस रेड ब्लड सेल में मतलब जो ब्लड प्लाज्मा है, इसमें सोडियम आयंस भी हैं, इसमें पोटासियम आयन भी है। सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वह है 143 मिली मोल पर लीटर, और इस पोटासियम आयन का कंसंट्रेशन होता है 5 मिली मोल पर लीटर। तो ब्लड प्लाज्मा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, 143 मिली मोल पर लीटर, मतलब हुआ 143 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर ब्लड में इतना मोल सोडियम आयन है। उसी प्रकार से यहाँ 1 लीटर ब्लड में जो है इतना मोल यहाँ होता है पोटासियम आयन। ऐसा तो रेड ब्लड सेल हर लिविंग बॉडी में है, ब्लड प्लाज्मा उसमें है जिसमें 2 आयंस हुए सोडियम पोटासियम। सोडियम का कंसंट्रेशन बता दिए कि 1 लीटर खून में इतना मोल सोडियम आयन, और वही 1 लीटर खून में इतना मोल पोटासियम। तो पोटासियम की तुलना में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोडियम आयन बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स के आधार पर यदि हम लोग समझेंगे तो पोटासियम आयन की तुलना में सोडियम आयन यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब ये आयंस क्या करते हैं कि मूव करते हैं उस ब्लड में, और ब्लड से होकर के जब इनका मूवमेंट होता है तो मूवमेंट के चलते यहाँ एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के नाम से भी जान सकते हैं। और ये क्या होते हैं, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, आगे क्लास 12 वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पता चलेगा। तो आयंस का मूवमेंट के चलते बेसिकली पोटेंशियल डेवलप करेगा, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, और चूंकि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल भी होगा और केमिकल भी होगा, दोनों। अब बोल रहा है कि यह जो देख रहे हो सोडियम आयन, इसका कंसंट्रेशन पोटासियम आयन की तुलना में है बहुत ज़्यादा, और जब कंसंट्रेशन में इतना ज़्यादा अंतर है तो यहाँ यह जो पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनेगा यह भी फ्लक्चुएट करेगा, वैरी करेगा। और यदि इसका फ्लक्चुएशन होगा बहुत रैपिड तो उस केस में बताया कि जो नर्व सिग्नल जो होता है, जो हम लोग के नर्वस सिस्टम में सिग्नल जाता है बाकी बॉडी के पार्ट से, वह डिले हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कदाल आपका बॉडी कहीं कट जाए, ब्लड रिलीज हो ही रहा है लेकिन यहाँ पर मैसेज ही नहीं जाए, दर्द का एहसास ही नहीं हो, तो पता चलेगा कि पूरा ब्लड जो है शरीर से लॉस हो गया, दिक्कत हो जाएगा उस केस में। तो उस नर्व सिग्नल को मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटासियम का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए दोनों का कंसंट्रेशन जो है रेगुलेट होना चाहिए। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि यह ब्लड सेल है, इसके अगल बगल जो है बाहर में फ्लूइड होता है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अंदर में भी है जो इनर सेलुलर फ्लूइड के नाम से जाना जाएगा। फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, लिक्विड समझ लो ऐसा। और यहाँ पे है ऐसे मेम्ब्रेन
होल है समझ लो, और यहाँ है सोडियम आयन और क्या, पोटासियम आयन। सोडियम आयन देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन पोटासियम आयन की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या अब कि यहाँ से इस होल के थ्रू सोडियम आयन बाहर की ओर जाते हैं। देखो सोडियम पोटासियम आयन अंदर में भी है, सोडियम पोटासियम आयन बाहर में भी है, ठीक। लेकिन अंदर में सोडियम आयन ज़्यादा है, पोटासियम आयन कम। बाहर में पोटासियम आयन ज़्यादा है, सोडियम आयन कम। तो इसके कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि सोडियम आयन बाहर जाते हैं इस पंप से होकर के, बीच में होल जो है, और बाहर से पोटासियम आयन अंदर आता है। एक पंपिंग के दरमियान बोल रहा है कि 3 सोडियम आयन जो है बाहर निकलते हैं, ऐसे 3 सोडियम आयन बाहर निकलते हैं, और 3 सोडियम आयन बाहर निकलने के बदले 2 पोटासियम आयन अंदर आते हैं। देखो हम क्या बोले, अंदर में सोडियम आयन ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा सोडियम आयन बाहर जा रहा है ताकि यहाँ सोडियम आयन कम हो। पोटासियम आयन यहाँ कम है अंदर में और बाहर में ज़्यादा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए बाहर से फिर पोटासियम आयन जो है अंदर की ओर आ रहा है। सोडियम आयन निकल रहा है 3, पोटासियम आयन आ रहा है कितना, 2। तो सोडियम आयन जो ज़्यादा निकल रहा है वह कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अंदर में सोडियम आयन है ज़्यादा, तो ये जो सोडियम आयन बाहर पोटासियम आयन अंदर आ रहा है, इसके चलते अब क्या होगा कि बाहर में जो है सोडियम का कंसंट्रेशन अब हो जाएगा हाई और अंदर में पोटासियम का कंसंट्रेशन हो जाएगा हाई ट्रांसपोर्टेशन के बाद। और यह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें 3 सोडियम आयन बाहर की ओर जाते हैं, सोडियम पोटासियम आयन अंदर की ओर आता है, तो भाई इसके लिए चाहिए होता है एनर्जी। आयंस अपने आप फ्लो नहीं करेंगे, एनर्जी चाहिए। तो यह एनर्जी कहाँ से आएगा, तो वही जो रहता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह टूटता है किसमें, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो टूट गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में मतलब एडीपी में, और साथ ही साथ यहाँ से एक फॉस्फेट PO4 पर ट्रिपल माइनस। तो जब ऐसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट करके एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलता है तो इस दरमियान यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, और यही एनर्जी इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ इस सोडियम को पंप्ड आउट करने के लिए और पोटासियम को पंप्ड इन करने के लिए, मतलब सोडियम आयन को बाहर करने के लिए और पोटासियम आयन को अंदर करने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम पोटासियम पंप के दरमियान कौन सा आयन बाहर जाता है या कौन सा आयन अंदर की ओर आता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि सोडियम बाहर जा रहा था कि पोटासियम बाहर जा रहा था। तो इसके लिए एक आसान सा हम ट्रिक बतलाते हैं, और वह आसान सा ट्रिक क्या है, इसके लिए आप याद रखोगे नोकिया। इसके लिए क्या याद रखना है, नोकिया, नोकिया फ़ोन जो है, N फॉर सोडियम, O फॉर आउट, K फॉर पोटासियम, I फॉर इन, एंड यार A इज ATP। तो समझ में आ गया इसका मतलब कि सोडियम आउट होगा, बाहर जाएगा, पोटासियम अंदर आएगा, किसके थ्रू, ATPase का डिकम्पोजिशन के थ्रू। समझ गए बात को, तो इस नोकिया को याद रखना, पता चल जाएगा कि सोडियम पोटासियम पंप के दरमियान सेल से सोडियम आयन बाहर की ओर जाता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिल जाता है, पोटासियम आयन अंदर की ओर आता है जो अंदर में सेल फ्लूइड है उसके साथ मिलता है। तो सोडियम बाहर पोटासियम अंदर, 3 सोडियम आयन बाहर जाता है, इसके बदले में 2 पोटासियम आयन जो है अंदर की ओर आता है। और इस आयंस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यहाँ एनर्जी इन्वॉल्व है वह एनर्जी कहाँ से आता है, तो ATP जब बदलता है ADP में और फॉस्फेट में, तो यहाँ जो एनर्जी निकलता है उसी एनर्जी का यूज होता है वहाँ आयंस को पंप आउट करने के लिए।
और इस सोडियम और पोटासियम का जब पंपिंग होता है ना, ऐसे एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है, तो इसके चलते क्या बताया कि बाहर में जो कंसंट्रेशन है सोडियम और पोटासियम का, और अंदर में जो है यह रेगुलेट होता है। और इसी के चलते सेल मेम्ब्रेन में शुगर का ट्रांसपोर्टेशन, अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो पाता है, और जितना मटेरियल चाहिए सेल्स को उतना जो है उसको मिलता है, तो ऐसे सेल जो है डेवलप हो पाता है। इवन हम लोग के बॉडी में जितने सेल्स हैं हर सेल में ऐसे सोडियम पोटासियम पंप वाला काम होता है। प्रत्येक सेल के पास से सोडियम आयन का आउटगोइंग और पोटासियम आयन का इनकमिंग होते ही रहता है। सोडियम पोटासियम पंप सब जगह है। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट था सोडियम पोटासियम पंप। है बहुत वाइड कंसेप्ट, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। जैसे इसमें से बहुत सारा चीज़ नहीं समझ में आया होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, या फिर या एटीपी एडीपी वगैरह क्या है, तो ये सब चीज़ आगे जब पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। काफ़ी एडवांस टॉपिक है जो आगे आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, बायोलॉजी में पढ़ोगे, तो फिर वहाँ से कंसेप्ट थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। अभी बेसिकली संक्षेप में इतना समझना है कि सोडियम पोटासियम पंप में सेल मेम्ब्रेन से सोडियम आयन बाहर जाते हैं, पोटासियम आयन अंदर। 3 सोडियम आयन बाहर, बदले में 2 पोटासियम आयन अंदर। तो बाहर का जो फ्लूइड है उसमें सोडियम आयन ज़्यादा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के बाद, अंदर में जो उसमें पोटासियम आयन अधिक हो जाएगा। उसके बाद या सोडियम पोटासियम पंपिंग का क्यों ये है, मतलब ज़रूरी क्यों है, तो बताया कि यह जब पंपिंग होगा तो इसके चलते या ग्रेडियंट जो है मेंटेन रहता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसके चलते शुगर या कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर या बाहर वह मेंटेन रहता है, जो फिर हम लोग को एक बॉडी का रेगुलर वर्क या फंक्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इतना बात याद रख लोगे। अब जैसे अभी हम लोग अल्कली मेटल में सोडियम और पोटासियम का इम्पोर्टेंस पढ़े, उसी प्रकार से आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स, तो वहाँ भी कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो बायोलॉजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, हैं। और वे कौन कौन से एलिमेंट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो नेक्स्ट इसमें बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं जो आगे पढ़ना है, लेकिन अभी इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग अभी ही जान लेते हैं इसको। कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक लिविंग बॉडी में क्या रोल है, क्या इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, उसको देखते हैं। बोल रहा है कि कोई एडल्ट बॉडी है, एन एडल्ट बॉडी, माने एडल्ट बॉडी बेसिकली 60-70 किलो का कोई व्यक्ति यदि है, तो उस बॉडी में बोल रहा है कि 25 ग्राम मैग्नीशियम है, तो वहीं 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। नहीं, एक एडल्ट बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम है तो बाकी 1200 ग्राम क्या होता है, कैल्शियम। ऑब्वियसली ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं रहते हैं बल्कि आयनिक फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ऐसे। अब बोल रहा है कि इसमें से जो मैग्नीशियम आयन है वह रहता है इनसाइड दी सेल, और इसमें से जो कैल्शियम आयन है यह होता है आउटसाइड द सेल। मैग्नीशियम आयन इनसाइड द सेल, कैल्शियम आयन आउटसाइड द सेल। उसके बाद यह जो मैग्नीशियम आयन है यह होता है क्लोरोफिल में, और यह क्लोरोफिल का रोल हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर पिगमेंट, या फिर यह कलर पिगमेंट है,
ऑफ प्लांट। पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग जो हरा होता है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वह क्लोरोफिल के चलते होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और कलर जो कहीं ना कहीं इम्पार्ट होता है उसमें या इस आयन के चलते ही। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम आयन है उसमें, और यह क्लोरोफिल होता क्या है, तो प्लांट का कलर पिगमेंट जो हरा रंग है क्लोरोफिल के चलते। साथ ही साथ यह क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि क्लोरोफिल ना हो तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस उनमें नहीं होगा। अब क्लोरोफिल का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के दरमियान, वे आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में। उसके बाद कैल्शियम का मिनरल है फॉस्फेट आयन के साथ, ऐसा इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो कैल्शियम इस फॉर्म में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और यह जो मिनरल है वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ किसका, बोन्स, हड्डी जो होता है, टीथ, दांत और जो सेल्स होते हैं। अब इसमें से ही बोल रहा है कि 99% कैल्शियम कहाँ होता है, बोन्स में और टीथ में। या कैल्शियम आयन जो है, जो कि बेसिकली इस मिनरल फॉर्म में है फॉस्फेट के रूप में, तो एक लिविंग बॉडी में जैसे ह्यूमन है, जानवर है, तो जो उनमें बोन्स हड्डियां होती हैं या दांत वगैरह कैल्शियम से बेसिकली बना है। इसीलिए देखते होंगे कि हड्डी वगैरह टूट जाता है, कहीं बॉडी में फ्रैक्चर हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, प्लास्टर किया, तो वह जो दवाई लिखेगा वह कैल्शियम रिच मेडिसिन लिखता है, क्योंकि उस हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम ही चाहिए, कैल्शियम आयन। तो या फिर खाने पीने वाला चीज़ में भी कैल्शियम मिलता है, तो उसको भी आप ले सकते हो। वैसा कोई भी सब्जी या फल जिसमें बीज होता है, टमाटर वगैरह है, तो सबके बीज में बेसिकली ये आयंस होते हैं, कैल्शियम वगैरह, तो वो सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, खास करके बोन्स और टीथ के लिए। उसके अलावे कैल्शियम आयंस के और भी रोल्स हैं, कैल्शियम आयंस के और भी रोल्स हैं। क्या क्या रोल है, तो यह बोल रहा है कि मैसेंजर का काम करता है, मैसेंजर फॉर हार्मोनल एक्शन। जैसे किसी भी चीज़ को देख कर के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हो, तो ये जो एक्साइटेशन होता है वह बॉडी में हार्मोन का रिलीज के चलते। अब बॉडी में वह तुम्हारा हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वह मैसेज पहुंचता है दिमाग तक, और तब दिमाग तुमको एक्साइट करता है। तो यह जो मैसेज का पहुंचाने का काम कर रहा है यह कैल्शियम आयन होता है, मैसेंजर का काम करता है। उसके बाद जब खून जमता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो उसके लिए इनिशिएटर का काम करता है, इनिशिएटर का काम करता है। मतलब जब ब्लड क्लॉटिंग होता है, कहीं खून जम जाता है, तो जो खून जमता है तो जमने का प्रोसेस को स्टार्ट करता है कैल्शियम आयन। उसके बाद हार्ट का वेल फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे जो कुछ अल्कली मेटल्स हुए, उधर सोडियम पोटासियम के बारे में हमने पढ़ा, और अभी इसमें फिर हम लोग कैल्शियम या मैग्नीशियम वगैरह के बारे में पढ़े। और ऐसे और भी जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें जिंक है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये आयंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एक लिविंग बॉडी के लिए, जो डायरेक्टली नहीं लेकिन किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में जो है बॉडी में रहता है, और बॉडी का वेल फंक्शनिंग के लिए दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट।
तो खैर जैसे जैसे आगे आप पढ़ोगे सबका फंक्शन जो है जानते जाओगे। अभी जो हम लोग को अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ना था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को जो हम बताए, इसमें से बहुत सारे टर्म्स नहीं भी समझ में आए होंगे क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। आगे पढ़ने के बाद जो है चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।